हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कुछ व्यवस्था ऐसी होती है जो देश के सूरत को ही चेंज कर देती है और कुछ व्यवस्था ऐसी होती है कि पूरा देश को ही ख़त्म कर देता है। कहते हैं, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक प्रभाव। कहते हैं भारत में अंग्रेज के आने से आर्थिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा गया। लेकिन ये क्रांति इंग्लैंड में थी, इंडिया में नहीं थी। इंडिया को तो उन सामानों को दिया जाता था, बेचा जाता था और यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके जो इन्हीं को चीज़ बना के दिया जाता था। तो ये आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत आया। भारत में देखा जाए तो छोटा उद्योग बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो ये पॉइंट साफ करेगा कि भारत में अंग्रेज़ों की आगमन के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की बनी। कहते हैं औद्योगिक क्रांति ने अंग्रेजी व्यापार की जो है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के प्रचुर देशों के प्रचुर मात्रा में पूंजी इकट्ठा करने में काफ़ी हद तक मदद की। औद्योगिक क्रांति ही थी जो उनको पूंजी इकट्ठा करने में काफ़ी मदद की। अब वो इन धन का प्रयोग उद्योग लगाने या भारत में व्यापार करने में लगाना चाहते थे। आज जो हम वस्तुओं का मशीनों से बड़ी मात्रा में उत्पादन देखते हैं कि शुरुआत औद्योगिक क्रांति के माध्यम से शुरू हुई थी और इसका सूत्रपात जो हुआ था 18वीं सदी के अंत में हुई थी और 19वीं सदी के आरंभ में इंग्लैंड में हुई। कहते हैं यही सब कारण था प्रथम विश्व युद्ध का और इससे तैयार माल के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जनरल सी बात है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ ही यही होता है कि मशीनों का उपयोग करके जो है हम सामानों के उत्पादन में वृद्धि कर लें। ईस्ट इंडिया कंपनी के औद्योगिक और वित्तीय आधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली और इस समय इंग्लैंड में उत्पादकों का एक ऐसा वर्ग था जो व्यापार की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कमाता था। यानी देखा जाए तो इस समय इंग्लैंड में उत्पादकों का एक ऐसा वर्ग भी था जो व्यापार की तुलना में वस्तु के उत्पादन से अधिक कमाता था और वह वर्ग भारत से कच्चा माल के आयात और तैयार माल को बाहर निर्यात में अधिक रुचि रखता था, क्योंकि भारत से कच्चे माल को जो है आयात करना और वही सामान को मैन्युफैक्चर तैयार करके भारत में निर्यात करना उनका मुख्य जो था शौक था। 1793 तथा 1813 के मध्य ब्रिटिश निर्माताओं ने कंपनी के विरुद्ध एक अभियान चलाया जिससे उसका व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो जाए। यानी देखा जाए 1793 से लेकर 1813 के मध्य ब्रिटिश निर्माताओं ने कंपनियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जिससे उसका व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो जाए और परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का उल्लंघन करने में सफलता भी प्राप्त कर ली और इससे भारत औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बन गया। आइए अब हम भारतीय उद्योग एवं व्यापार पर पड़े प्रभावों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करें और लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करें कि जो इसका प्रभाव जो है किस प्रकार पड़ा। यदि पहली पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं वस्त्र उद्योग और व्यापार। वस्त्र उद्योग और व्यापार पर जो है किस प्रकार प्रभाव पड़ा ब्रिटिश उद्योग का। तो पहले भारतीय जो हथ कढ़ाई उत्पादों का यूरोप में एक बहुत बड़ा बाजार था। यानी भारतीय हाथों से बनाया हुआ उत्पाद का जो है यूरोप में बड़े ही धड़ल्ले से बेची जा रही थी और भारतीय पास जैसे रेशम, कपास, लिनन और ऊनी माल के लिए पहले से एशिया और अफ्रीका में बाजार था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के आने के साथ वहाँ वस्त्र उद्योग जो था महत्वपूर्ण बन गया। अब ब्रिटेन और भारत के बीच कपड़ा व्यापार की दिशा पलट गई और भारतीय बाजार में अंग्रेजी कारखानों ने जो है मशीन के बड़े बने कपड़े और बड़े पैमाने पर आयात होने लग गए, क्योंकि भारतीय बाजार में अंग्रेज़ों ने अपने कारखानों से बने कपड़ों का जो है भरमार लगा दिया। इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात भारत के उद्योग के लिए खतरा बन गया,
क्योंकि ब्रिटिश माल को सस्ती कीमत पर बेचा जाता था। यानी देखा जाए तो देखिए ये उस समय की कंडीशन थी जहाँ पर भारत से जो है सामान ले जाया जाता था और भारत में जो है सामान बेची जाती थी। वो समय दौर था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो है अपना पैर यहाँ पर जमाने का सूत्रपात किया था। और वो उद्योग के लिए खतरा तो था ही था, देश के लिए खतरा था। अगर मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आता है तो जनरल सी बात है कि वो अपना जो है सारे जितने भी अफसर होंगे वो अपने ही बंदों को रखेगा और भारतीय लोग मजदूर कहलाएंगे और वो जैसे मर्जी उनसे काम करवाएंगे। कहते हैं जब कोई कंपनियां भारत में लगा दी जाती है तो यहाँ पर जो है कोई भी कानून और रूल रेगुलेशन पास करवाना इतना कठिन कार्य नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा संविधान जो है लचीला है, समय समय पर बदला जा सकता है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि भारत में जो है पैसे देकर काम करवा लेना सहज काम है और इसी को हम क्या कहते हैं, घूसखोरी, जो भारत में अपना पैर पसार चुका है। कहते हैं ये करप्शन अगर बंद नहीं हुआ तो आने वाला समय में भारत फिर से जो है मुसीबत में फंस जाएगा और यहाँ के जनजीवन जो है त्राही त्राही करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं यहाँ भी हमने यही बात पे जो है वास्तविकता के ऊपर हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर जो है वो कच्चे माल के लिए आए और यहाँ पर ही सामान बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक में भी कदम रखना शुरू कर दिया। अंग्रेज भारत में अपने उत्पाद कम मूल्य पर बेचने में सफल रहे क्योंकि विदेशी वस्तुओं का भारत में बिना कोई शुल्क दिए आने दिया जाता था। यानी देखिए यहाँ पर भी बात फ्री की आ गई कि उनका जो सामान था भारत में बिना कोई शुल्क दिए यानी फ्री में आने दिया जाता था। वही दूसरी ओर भारतीय हस्तशिल्प पर भारी कर लगाए जाते थे। यानी भारतीय शिल्प जो था उस पर हद से अधिक जो है कर लगाए जाते थे। जब इतनी महंगे सामान कर दिया जाता था तो जनरल सी बात है कि यहाँ के व्यक्ति तो खरीदना उनके लिए संभव था ही नहीं। तो क्या कर सकते थे, जो शुल्क बिना भारत में भेजा जाता था उन्हीं सामानों की तरफ जो है यहाँ के लोगों का रुख हुआ। जब उन्हें निर्यात किया जाता था और इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने एक सुरक्षात्मक ट्रैफिक भारतीय वस्त्र पर लगाया और इसके कारण कुछ वर्षों के भीतर ही भारत कच्चा कपास और कपड़े का आयातक बन गया। तो ये इम्पोर्टेंट था। इस बदलाव का भारतीय हस्तकला और बुनाई उद्योग पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा कि जो हाथों से बनाई जा रही थी बुनाई उद्योग थी उसको तहस नहस हो गया, जो उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। क्योंकि देखा जाए अगर विदेशी सामान भारत में आएंगे तो जनरल सी बात है जो भारत में मैन्युफैक्चर चीज़ बन रहे हैं उसका महत्व कम जाएगा। आज देखिए लोग आईफोन के पीछे पड़े हुए हैं, साधारण फ़ोन कोई लेना पसंद नहीं कर रहा है। आईफोन जो विदेशों में मैन्युफैक्चर हो रहा है, विदेशों के सामान होते हैं, उनका आज लोग बहुत अधिक सेवन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो कहते हैं अपने बनाए हुए चीज़ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इवन कि खान पीन के वस्तु भी देखिए, आपको पता है कि भारत जो है मसालों के लिए जाना जाता है, लेकिन मसालों के बने हुए खाने आपको पसंद नहीं आते हैं। आपको विदेशों से आए हुए नूडल बर्गर उनमें तरह तरह का केमिकल डाला हुआ पसंद आ रहा है और आपको शायद इस बात का आभास नहीं है कि जो वो यूज़ कर रहे हैं मटेरियल सारे के सारे केमिकल से बने हुए हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके अंतड़ियों में आपको पेटों में कितने तरह की बीमारी को जो है उत्पन्न करने के लिए ये सक्षम है। और सबसे अधिक तो जो है बीपी वालों के लिए और शुगर वालों के लिए ये कहते हैं इतना भयंकर रूप धारण कर सकता है आने वाला समय में जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। कहते हैं सब इंसानों को पता है लेकिन फिर भी उन्होंने आंख बंद कर रखा है। और जितने भी देखिएगा सब के सब नूडल बर्गर पे और विदेशी चीज़ों पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे उन्होंने जीवन में कभी देखा भी ना हो। तो यह बदलाव भारतीय हथकंडों और बुनाई के लिए कहते हैं पतन का एक कारण बना और इससे बुनकरों ने एक बहुत समुदाय बेरोजगार हो गया। भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो बुनकर थे वो बेरोजगार बन गए और वो शहर छोड़कर चले गए
और खेतिहर मजदूर के रूप में गांव में भूमि पर काम करने लग गए। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका पर दबाव बढ़ता ही चला गया और इस प्रक्रिया में भारतीय हथकंघ उद्योग को असामान्य प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और बाद में इसे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है अनुद्योगीकरण के रूप में करार दिया। तो कहते हैं यही होता है, कहते हैं जो खत्म हो जाता है भारतीय राष्ट्रवादी नेताएं भी इन्हीं चीज़ों के अग्रसर हो गए। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश माल के उपभोक्ता के रूप में बदलना था। यह उनका प्रथम एम था और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा, धातु का काम और कांच, कागज आदि उद्योग खत्म हो गए थे। 1813 तक भारतीय हस्तशिल्प ने अपनी विदेशी एवं घरेलू बाजार को खो दिया था और भारतीय माल ब्रिटिश कारखानों में निर्मित उत्पाद के साथ जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, कहते जो मशीन के द्वारा बनाया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा करना संभव कैसे हो सकता है। भारतीय माल जो होते थे, जो सामान बनाई जाती थी, वो हाथों से बनाई जाती थी, कई दिन लग जाते थे, लेकिन मशीनों में जो है चंद सेकंडों में जो है लाखों के माल तैयार होते थे। अब इसके साथ तुलना करना कहाँ तक उचित था। ब्रिटेन ने एकाधिकार करके युद्ध और उपनिवेशीकरण के माध्यम से बाजार पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने एकाधिकार करके युद्ध भी किया भारत में और युद्ध करके जो है उपनिवेशीकरण के माध्यम से बाजार पर पूरी तरह से अपना स्वयं का अधिकार जमा लिया और वो भारतीय शासकों, व्यापारियों, जमींदारों, यहाँ तक कि आम लोग जो है रुपया उगाने लगे। यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए ही थी। तो जनरल सी बात है, यही बात त्रिपाण स्टडी भी इस पर स्टडी कर रहा है कि अगर कोई विदेशी यहाँ पर कारखाने लगा रहे हैं तो जनरल सी बात है कि वो अपनी कंपनियों के लिए ही, हितों के लिए ही सोचेंगे, न कि भारतीय हित के लिए सोचेंगे। और सारे के सारे जितने भी होंगे वो भारतीय नहीं होंगे और यहाँ का जो है पैसा विदेश में जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगा। शायद ये बहुत गंभीर बात है और इस पर एनालाइज करने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है केस स्टडी आया है, बहरियार गौरैया खनाबदोश की केस स्टडी। कहते हैं बिहार गया जिले में भेड़ के 75 यानी भेड़ों के 75 परिवारों के समुदाय ने धन की कमी के कारण कंबल बुनना बंद कर दिया और ऐसा साढ़े ट्यूम से जो स्पेक्ट्रम नामक अखबार में 11 मार्च 2022 को छपा। एक बुनकर कहते हैं हम बाजार में बेचे जा रहे कंबलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका सामान सस्ती है, ठीक है, और उनका जो है सफाई भी है और हम तो मेहनत हाथों से कार्य करते हैं, तो उनके साथ हम प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं। एक अन्य का कहना था कि हम गांव में अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर हैं क्योंकि शहरी बाजार तक हमारी पहुंच नहीं है। यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन और जो है संचार माध्यम की तरफ इशारा कर रहा है। जो ट्रांसपोर्ट है उसका इसका मतलब है कि वहाँ पर नहीं है ट्रांसपोर्ट। ये बात भी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि हर क्षेत्र में जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना संभव नहीं है। अब ब्रिटिश भारत जो है दौरान और वर्तमान भारत में बुनकरों की स्थिति की तुलना करें तो ये कैसा है, ये अलग है। आप इस सुधार के लिए क्या कुछ सुझाव देना चाहते हो कि सुझाव कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ मशीन का कंपटीशन हाथों से नहीं हो सकता है, ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। उसके पश्चात आता है भूमि राजस्व नीति और भूमि निपाटन। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत भारत में कृषि ही रहा है, इसलिए सारे संसार में भूमि कर सभी सम्राटों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत होता था। 18वीं सदी में भारतीय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था और ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भूमि राजस्व बढ़ता गया और इसके लिए कई कारण थे। शुरू में ब्रिटिश भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे वे भारत के विशाल क्षेत्र को जीत लेना चाहते थे और जिसके लिए उन्हें धन की बहुत ज़रूरत थी। धन को उनको बहुत ज़रूरत थी। उन्हें व्यापार एवं कंपनियों की परियोजनाओं तथा प्रशासन के चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी,
क्योंकि भारत में अगर उनको तरक्की करना है तो रुपये भी उनको ज़रूरी था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी उनके लिए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था किसानों की कठिनाई का कारण बने, और वह अपनी नीतियों और युद्ध अभियानों के लिए किसानों से धन निकलवाते थे। कहते प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीकों से भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था। यानी देखा जाए तो किसानों का इस समय दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी। इसे प्रभावित लोग अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते थे। कहते जो किसान अनाज उगाते थे उनका पेट भी नहीं भर पाता था, क्योंकि उन्हें ज़मीन मालिकों और उनके लगान अधिकारियों के लगान कर देना ही पड़ता था। और स्थानीय प्रशासन ग्रामीण गरीबों को जो है राहत और प्राधिकार न्याय प्रदान करने में विफल रही। देखिए, आम बंदों को, आम व्यक्तियों को लूटने का काम कहते पुराने समय से चलता आ रहा है, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। सरकार आए दिन जो है करों में इजाफा कर के जो है आम लोगों को परेशान कर रही है। आज कुछ भी सामान खरीदने जाओ, इसकी रेट इतनी है कि सोचना भी बड़ा मुश्किल पड़ गया है। हम दूसरे देशों की तुलना करते हैं कि वहाँ महंगाई है। क्या भारत में किसी ने झांक के देखा है कि यहाँ महंगाई कितनी अधिक है? 10-15 साल पीछे से अगर हम कंपेयर करें तो आज देखिए महंगाई कहाँ तक पहुँच गया है। और कहते हैं, सरकार ये कहती है कि हर कोई जो है पैसे कमा रहा है, लेकिन शायद सरकार इस बात को कभी भी नहीं सोचा कि आम व्यक्ति जो है उस जो है पैसे कमाई से पहुँच से दूर है। बेशक ही सरकार ने कहते हैं बेरोजगारी हो भत्ता दिया जा रहा है, ये सब भत्ते आखिर ये क्यों? क्या बेरोजगारी भत्ते दे के क्या वो लोगों को क्या कर दिखाना चाहती है कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं? अगर लोगों को हेल्प करना है तो लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, लोगों को जो है काम दिया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। आप ये क्या कर रहे हो? रोजगारी भत्ता दे रहे हो फ्री में, आप भी तो फ्री के काम कर रहे हो। इससे देश तरक्की कभी नहीं कर सकता है। रोजगारी भत्ता, लेबर कार्ड क्या है? इसे क्या दिखाना चाहती है सरकार? मुझे आज तक इस बात समझ कभी नहीं आया कि वो लोगों को हेल्प करना चाहती है। अगर हेल्प ही करना है तो एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाए। कहते इतना मजबूत बना दे कि जो बच्चे पढ़ते पढ़ते ही उनको काम सीख ले और काम करने के लिए सक्षम हो जाए, उनको घर में बैठने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो सरकार सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानती है। वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि हम उनको जो है फ्री में पैसे दे के, ठीक है, हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विडंबना है। कहते हैं ये सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से महंगाई करके छीन लेती है। तो यही तो सरकार की नीति है, और शायद ये बात आम व्यक्ति नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सोच की जरूरत पड़ती है कि सरकार एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथों से छीन रही है। कहते हैं कोई भी चीज़ अगर फ्री में किया जाता है, कोई फ्री में दी जाती है, तो वो फ्री में कभी नहीं होती है, उसको कहीं ना कहीं से सरकार निकाल ही लेती है। क्योंकि सरकार स्वयं कार्य थोड़ी करती है, वो मेहनत थोड़ी करती है। करते तो आम व्यक्ति है, आम गरीब है। और कहते हैं आम गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो गया है, वो भी आधुनिक युग में। हम सिर्फ दूसरे देशों की तुलना कर रहे होते कि वहाँ पर दूध का कीमत बढ़ गया, इसका कीमत बढ़ गया, लेकिन कभी न्यूज़ वाले भी इस बात पर एनालाइज नहीं किए कि भारत में क्या दुर्दशा हुआ है। सिर्फ अगर उन्होंने कुछ फ़ोटो खिंचवाना होता है तो रोडों पे बैठ जाते हैं और रोडों पे फ़ोटो खिंचवा के अगले दिन अखबार और न्यूज़ का हेडलाइन बन जाता है। यही तो भारतीय पॉलिटिक्स है। कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू की, और इसमें जमींदारों को जो है सरकारी खजाने से पैसे की एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। बदले में वो भूमि के जो है वंशागत मालिकों के रूप में पहचाने गए, क्योंकि ये जो थे वंशागत मालिक के रूप में पहचान मिली। किनको? जमींदारों को। इसे जमींदार जो है भूमि का मालिक बन बैठे। इसे राजस्व की निश्चित समय की अवधि में कंपनी की भुगतान करना होता था, जिससे ब्रिटिश आर्थिक रूप से सुरक्षित बन गए। यानी देखा जाए तो इन्होंने अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लिया अपना। कहते हैं हर एक जो है राजनीतिक लोगों का यही महत्व होती है कि वो किसी न किसी रूप में अपने आप को सुरक्षित कर ले अगले इलेक्शन के लिए। और ऐसा ही हुआ
यहाँ पर उन्होंने आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित कर लिया कि उनको आर्थिक रूप से उनको कभी प्रॉब्लम न आए। अब वो जानते थे कि राज्य में कितना राजस्व आ रहा था और जमींदारों को भी पता था कि कितना राजस्व भुगतान किया जाना था और स्वयं के लिए अधिशेष राजस्व प्राप्त करने के लिए किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया। यानी किसानों पर जो है जबरन उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया और दिन रात एक करने के लिए कहा गया। परंतु अगर जमींदार निश्चित समय पर राजस्व का भुगतान करने में विफल होता तो उसे जमीन के दूसरे जमींदारों को बेच दिया जाता। इसलिए जमींदार भी जो थे गरीबों को, किसानों को जो है बहुत ही प्रताड़ना करते थे। इससे अंग्रेजों को लाभ हुआ। लाभ के रूप में जमींदारों का एक नया वर्ग उभर कर आया जिनके राजनीतिक सहयोगी बन गए। यानी ये धीरे धीरे अब राजनीतिक सहयोगी बन गए और वो ज़रूरत के समय ब्रिटिश का समर्थन भी देते थे और उनके और किसानों के बीच एक बफर माध्यम का काम करता था। वास्तव में इस वर्ग में स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों की मदद भी की। देखा जाए स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए इसमें जो थे बड़े बड़े लोग जो थे अंग्रेजों के बेखूबी मदद किया करते थे। कहते 1822 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जो है महलबारी बंदोबस्त शुरू कर दी और इसके आधार पर एक महल या संपत्ति का उत्पादन होता था जो शायद एक गांव या गांव के एक समूह के बराबर होता था और महल के सभी मालिक संयुक्त रूप से सरकार द्वारा मूल्यवान राजस्व की राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार थे। दुर्भाग्य से यह किसान के लिए लाभकारी नहीं था क्योंकि राजस्व की मांग बहुत अधिक थी। तो जर्नल सी बात है, कोई भी रूल बनाया जाता है तो आम लोगों के लिए नहीं बनाया जाता था, चाहे पहले समय में चाहे आज के समय में। सरकार सोचती होगी कि हम तो रोजगारी भत्ता सब बना रहे हैं, हम जो है शायद सरकार को ये बात नहीं पता है कि देखा जाए तो पैसों का जो अधिकतर लाभ सरकारी विभागों को मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। सरकारी कर्मचारी का अगर 30,000 40,000 रुपया तनख्वाह है तो आम गरीबों का जो है मुश्किल से 10,000 15,000 ही है। कोई आम व्यक्ति अगर कहीं काम करने जाता है तो उसको मुश्किल से जो है 6-7 हज़ार रुपया दिया जाता है और आप समझ सकते हो कि 6-7 हज़ार में परिवार चलाना वो भी आज के समय में कितना कठिन कार्य है। अब देखिए लोग, जर्नल सी बात है, इनमें काम करने के लिए क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। दूसरी बात ये आता है कि वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरी बात है उनकी जो है देखा जाए तो गरीबी है और भी बहुत से कारण है जिसमें एनालाइज करने की आवश्यकता है। रेतवारी बंदोबस्त जो थी 19वीं सदी के शुरुआत में मुंबई और मद्रास जो है प्रेसिडेंसी के कई भागों में शुरू किया गया और यह जो है भू राजस्व रेता और किसानों पर सीधा ही लगाया गया। किसान स्वयं वास्तव में जमीन पर काम करता था और जमीन के मालिक के रूप में पहचाना गया और राजस्व भुगतान करने में सक्षम था, लेकिन उच्च राशि की मांग के कारण उसकी शोषण जारी रहा। यानी देखा जाए तो किसानों को उस समय शोषण की जाती थी, जैसे यहाँ पर आम व्यक्तियों की शोषण कर रहे हैं सारे। अगली पॉइंट पर रुक करें तो अगली पॉइंट यही कहता है कृषि का व्यवसायीकरण। कहते हैं भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव चाय, कॉफी, इंडिगो, अफीम, कपास और जूट, गन्ना और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के परिचय से पड़ा। यानी देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव जो था चाय, कॉफ़ी, नील की खेती, अफीम, कपास, जूट और गन्ना और तिलहन। विभिन्न वाणिज्यिक फसलों के विभिन्न प्रकार के अलग उद्देश्य से साथ प्रस्तुत किया गया। यानी सारे वाणिज्यिक फसलों का जो है अलग अलग उद्देश्य रखा गया और उसे अलग अलग प्रस्तुत किया गया। भारतीय अफीम को जो है चीनी, चाय, व्यापार संतुलन के लिए इस्तेमाल किया गया, जो बाद में ब्रिटेन के पक्ष में हो गया। अफीम का बाजार सख्ती से अंग्रेजी व्यापारियों का नियंत्रित किया गया। यानी अफीम के खेती को जो है सख्ती के साथ जो है अंग्रेज व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया, जिसमें भारतीय उत्पादकों के लिए लाभ की ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। यानी भारतीय उत्पादकों के लिए जो है लाभ का गुंजाइश नहीं छोड़ी गई और भारतीयों को जो है नील उत्पादन करने और इससे अंग्रेजों के
तय शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। यानी देखा जाए तो नील के उत्पादन के लिए उनको हर तरह से जो है शर्त के रूप में रखी गई। जैसे आपने घटना देखा होगा चंपारण का, जहाँ महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह करके जो है उनको इस शर्तों को जो है पूरा करने के लिए मजबूर किया था ब्रिटिश को। और ये पहले सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। चंपारण खेरा, ठीक है, बिहार में क्षेत्र पड़ता है। तो ये पहला हमारा सत्याग्रह था जहाँ पर नील की खेती के अंतर्गत हुई थी। कहते नील को जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता था और ब्रिटिश कपड़े की रंगाई के रूप में इसको इस्तेमाल किया करते थे। सभी किसानों को नील को जो है अपनी ज़मीन के 20/3 भाग यानी जो है 20 में से तीसरा भाग पर उगाने के लिए मजबूर भी किया गया। और दुर्भाग्य से नील की खेती कुछ वर्षों के लिए भूमि को बंजर बना देती थी। यानी नील की खेती जिस भूमि पे होती थी वो बंजर हो जाती थी। किसान इसे उगाना नहीं चाहते थे और चाय बागानों का स्वामित्व अक्सर बदला जाता था और इन बागानों पर जो है मजदूर कठिनाइयों के अंदर काम किया करते थे। तो देखा जाए इस समय किसानों के बहुत ही दशा जो थी दयनीय थी। कृषि के व्यवसायीकरण और स्वामित्व को हस्ताक्षर की नीति से देश में भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई और इससे एक बड़ी संख्या में सौदागर, व्यापारी और दलालों ने इस स्थिति में जो है किसानों का शोषण किया। किसान अब फसल कटाई के दौरान अपनी खेतों को बचाने के लिए उन पर निर्भर थे, क्योंकि किसानों अब बर्जर की फसल उगाते थे, जिससे खाद्यान्न उत्पादन जो है नीचे चला गया। अंततः कम अनाज से अकाल की स्थिति बन गई। भारत में देखा जाए तो कई अकालों का जो है सामना करना पड़ा और कारण भी यही था कि वो लोग जो है वर्ज्य के पदार्थों के उत्पादन करने लगे और अनाज के उत्पादन में कोई भी जोर नहीं दिया। अब देखिए आने वाला समय में क्या ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज जो है भारत में भी वो कृषि की जा रही है जिससे उनको अधिक पैसा मिलता है और अनाज का उत्पादन बहुत ठप सा हो गया है। देखा जाए तो वही क्राइसिस जो है आने वाला समय में भारत को भी झेलना पड़ सकता है, भारत में भी अकाल हो सकती है। इसके बारे में विस्तार से आप जानने वाले आगे अध्ययन में पढ़ेंगे जो कैसे भारत में जो है अकालों का सामना करना पड़ा। हमारे देश से धन की भारी राशि विभिन्न आर्थिक नीतियों की वजह से ब्रिटिश में भेजी जाती थी। अब सोचिएगा कि भारत का धन राशि विदेश में कैसे जाती थी। भारत में तो रुपये होती थी, तो ब्रिटिश जो है इस पैसों का कैसे इस्तेमाल करती थी। वो लोग भारत में व्यापार करके यहाँ की करेंसी जो है अर्जित करते थे और इस करेंसियों को जो है गोल्ड में कन्वर्ट करके, डायमंड में कन्वर्ट करके वो अपने देश ले जाया करते थे। तो इस तरह जो है यहाँ का धनराशि भारी जो है नीतियों की वजह से ब्रिटिश में भेजी गई और अतिरिक्त जो है वित्तीय बोझ सैन्य और नागरिक कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और प्रशिक्षण पर अंग्रेज द्वारा जो है नियोजित व्यय करने कर जो है कारण भारत पर डाले जाने लग गए। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अतिरिक्त वित्तीय बोझ सैन्य और नागरिक कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और प्रशिक्षण पर अंग्रेजों द्वारा नियोजित व्यय करने के कारण भारत पर जो है ये डाले जाने लग गए। यदि इस धन को भारत में निवेश किया जाता तो देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया था, लेकिन भारत में इसको निवेश नहीं किया गया, इसे ब्रिटिश में निवेश किया गया। तो यही बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि अगर भारत में अगर विदेशी कंपनियां आती है तो क्या वो भारत के लिए सोचेंगे, क्या भारत को अर्थव्यवस्था के लिए कभी सोचेंगे? जनरल सी बात है, वो अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे, न कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाज की समाज रचना ही बदल के रख दी। अगला पॉइंट जो है धन उधार देने वाले नए वर्ग का उदय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय। कहते हैं राजस्व की समय अवधि और अत्यधिक मांग ने किसानों का जो है साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर किया, क्योंकि किसानों के पास इतना धन ही नहीं होता था और वो साहूकारों से जो है ऋण लिया करते थे। ये साहूकार अक्सर उच्च ब्याज लेकर किसानों का शोषण किया करते थे। अक्सर लेखन में जो है जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के छापों आदि के जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया करते थे। यानी देखा जाए तो उस समय जो था ये बहुत बड़ी जाली कार्य किया जाता था, जो किसानों का शोषण का सबसे बड़ा कारण बना। अंग्रेज की नई कानून प्रणाली और नीति केवल साहूकारों या स्थानीय व्यापारी और जमींदारों की सहायता करती थी,
यानी देखा जाए तो कानून व्यवस्था सिर्फ अमीर वर्ग के लिए था, और आज भी ऐसा है। आज के साथ अगर हम तुलना करें तो आज भी ऐसा है। अमीर लोगों को जो है बड़े बड़े जो है पुलिस जो है देखा जाए तो पुलिस विभाग में बड़े बड़े लोगों का बड़े सम्मान के साथ बैठाया जाता है। अगर आम व्यक्ति पुलिस स्टेशन में चले जाए तो उनका शोषण किया जाता है, उनसे मनमर्जी जो है धन इकट्ठा किया जाता है, और इवन कि उनको इंसाफ भी नहीं देते। देखा आपने इस कांड को कई बार देखा भी होगा। आज लोग हैं पुलिस के पास जाने से अच्छा समझते हैं कि वो आपस में ही मसला सुलझा ले, क्योंकि वो डर चुके हैं। आज कानून का उनको डर नहीं है, लेकिन कानून के रखवाले से डर है कि वो बेमतलब का नीति अपनाकर लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं, न्याय देने की कभी भी कार्य नहीं करते हैं। जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो अपराधी तो है कहते हैं 1 घंटा में ही उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। तो इस बात पे कभी आपने सोचा है कि जो व्यक्ति अपराधी कर लिया है आज वो कई दिनों से गायब है, लेकिन जैसे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है वो चंद सेकंडों में जो है मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कहते हैं ये बहुत ही कानून जो बनाई जाती है वो सिर्फ साहूकारों के लिए बनाई गई, व्यापारियों के लिए बनाई गई, आम व्यक्तियों के लिए ये कानूनी प्रणाली नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में किसान पुण्य ब्याज के साथ ऋण का भुगतान करने में विफल रहते थे, और इस प्रकार धीरे धीरे पैसा उधार देने वालों के हाथ से उनकी भूमि चली गई। अब देखिए, आप अगर कर्जा लोगे तो जर्नल सी बात है, कर्जों में आप डूबते चले जाओगे, और कर्जे में डूबोगे तो आपको पता ही है कि आपके हाथों से भूमि तो जाएगी, प्लस आपका घर भी चला जाएगा। तो ऋण जो है बहुत ही खतरनाक है, चाहे उस समय था चाहे आज के समय है। आज अगर आपका पैसा बैंक में है तो आपको निकालने के लिए बहुत ही कष्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर बैंक का पैसा आपके पास है तो आपको कहते हैं दरवाजे का जो है कील तक जो है बैंक उखाड़ के ले जाएगी। तो सोचिए, विचार कीजिए कि आज हम किस कंडीशन की तरफ अपने आप को जो है रखे हैं। उसके पश्चात आता है नए मध्य वर्ग का उदय। कहते हैं नए मध्य वर्ग का जो है इस कारणों से उदय हुई। भारत में ब्रिटिश शासन का एक मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, यानी मध्यम वर्ग का उदय होना बहुत ज़रूरी इस समय बन गया था, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे पैदा हुआ। ब्रिटिश जो है व्यावसायिक हितों की वृद्धि के साथ कुछ भारतीय लोगों को जो है काम के छोटे छोटे नए अवसर मिले। उन्होंने ज़्यादातर एजेंटों और मध्यस्थों के रूप में ब्रिटिश व्यापारियों के लिए काम किया और बहुत धन भी कमाया। एक नया अभिजात वर्ग जो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के बाद अस्तित्व में आया, उसने भी जो है अपने एक नया वर्ग बना लिया, और पुराने जमींदारों ने अपनी भूमि का स्वामित्व खो दिया, और उनकी भूमि कई मामलों में जमीन मालिकों के एक नए वर्ग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और इन लोगों में से कुछ ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और उनका नया अभिजात वर्ग बन गया। ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के साथ बेरोजगार के नए अवसर भी आए, और भारतीय समाज में नई कानून अदालतें, सरकारी अधिकारी और वाणिज्यिक एजेंसियों की शुरुआत भी देखने को मिला। अंग्रेजी शिक्षित लोगों को जो है स्वाभाविक रूप से अपनी उपनिवेशिक शासकों से आवश्यक संरक्षण मिला, यानी जो लोग शिक्षित होते थे, अंग्रेजी शिक्षा हासिल करते थे, अंग्रेजों के द्वारा उनको जो है संरक्षण प्राप्त होती थी। और इस प्रकार अंग्रेजों ने भूमि स्वामियों के अलावा एक नए पेशावर और सेवा करने वाले मध्यम वर्ग भी बना लिया। उसके पश्चात है परिवहन और संचार के साधन, यानी ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत परिवहन और संचार किस प्रकार थी। कहते हैं उस समय भारत में परिवहन का साधन बैलगाड़ी, ऊंट और पीठ पर सामान ढोने वाले अन्य जानवर ही होते थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड को रेलवे की जरूरत थी, जो निर्यात बंदरगाहों के साथ उत्पादक क्षेत्र को भी जोड़ सके, और ब्रिटिश जो है सामान को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाना भी चाहते थे। देखा जाए तो जो है निर्यात बंदरगाहों के साथ उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ सके और ब्रिटिश सामान को जो है देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाया भी जा सके। आज आप जो विशाल रेलवे का नेटवर्क देखते रहे हैं वे अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए थे, और ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकों ने अपनी पूंजी रेलवे के निर्माण में लगाई। ब्रिटिश पूंजीपतियों के 2 महत्वपूर्ण तरीकों से लाभ हुआ। पहला जो है व्यापार की वस्तुओं में, और व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया, और बंदरगाहों के साथ आंतरिक
बाजार को भी जोड़ना भी लाभदायक रहा। दूसरे, रेल इंजन, डिब्बों और रेल लाइनों का निर्माण के लिए पूंजी ब्रिटिश से आई और ब्रिटेन ने पूंजीपतियों को रेलवे में निवेश से सरकार द्वारा 5% की न्यूनतम लाभ की गारंटी भी दी गई। अब देखिए 5% जो है ब्रिटेन पूंजीपतियों के रेलवे में निवेश से सरकार द्वारा 5% की जो है न्यूनतम लाभ की गारंटी मिली और इस कंपनी ने 90 साल के पट्टे के साथ भूमि भी दी गई। तो ये काफ़ी परिवहन के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि रेलवे ब्रिटिश व्यापार के लाभ के लिए बनाई गई थी, क्योंकि रेलवे जो बनाई गई थी सिर्फ ब्रिटिश लाभ के लिए बनाई गई थी, परंतु रेलवे ने देश के राष्ट्रीय जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। हालांकि ब्रिटिश ने कभी सोचा नहीं था कि व्यापक परिवहन नेटवर्क और बेहतर शिक्षा लोगों के और विचारों को आपस में जोड़ेगी। और कहते हैं ब्रिटिश ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जो है इंडिया वालों को अंग्रेजी शिक्षा देके और रेल के विकास करके, क्योंकि उससे उन्होंने जो है अंग्रेजों को जो है रूल रेगुलेशन को भाप गए और इस कारण से क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। अब कुछ कंडीशन मुझे ऐसा आज के समय में भी लगता है कि आज शिक्षा का स्तर जो है नीचा गिरता जा रहा है, आम गरीबों से जो है शिक्षा बहुत दूर चलता जा रहा है क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। कहीं यही बात तो नहीं है कि सरकार ये तो नहीं सोचती है कि अगर लोग अनपढ़ रहेंगे तो उनको बिना सोचे समझे वोट देकर उनको जिताते रहेंगे? कहीं ये बात की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है ये बातें? क्योंकि उस समय उन्होंने यही रूल रेगुलेशन अपनाया था कि लोगों को शिक्षा दिया था और लोग जाग गए थे और उन्होंने संविधान और जो स्वतंत्रता को पहचान लिया था। कहीं आज शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है, आज जो लोग इतने अधिक अमाउंट में जो है अनपढ़ बन रहे हैं, कहीं इसी नीतियों का कहीं अनुसरण तो नहीं किया जा रहा है? सरकार हमेशा ये कहती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। जब एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है तो लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा है? लोगों को जो है व्यापार क्यों नहीं करवाया जा रहा है? भारत को सक्षम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सोचिए एवं विचार कीजिए। कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने स्वतंत्रता के विचार, समानता, मानवाधिकार, विज्ञान, तकनीकी पश्चिम से ले लिया। यानी देखा जाए तो भारत में जो ब्रिटिश ने शिक्षा का स्तर बनाया, इससे भारत में जो है एक नव जागरण हुआ और उन्होंने स्वतंत्रता के विचार, समानता, मानवाधिकार, विज्ञान और तकनीकी जो है पश्चिम शिक्षा से ले ली और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ गई। अब हम आधुनिक विचार के भारतीय समाज के प्रभाव के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे हम हर एक बात पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जिसमें भारतीय समाज के प्रभावों के विषय में और आधुनिक जो है विचार के बारे में रहेगा। तो अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, ठीक है। अगर आप कृपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में अगला वीडियो भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि कृपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। ये सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है।